नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक समकालीन भारत भाग 2 भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। मेरा मानना है कि अध्याय पढ़ने के बाद छात्रों को जिन मुख्य बिंदुओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए उन बिंदुओं को समझाना। तो सबसे पहले बात करते हैं संसाधन की। संसाधन किसे कहा जाएगा? तो संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी तकनीक जिसको हम बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है? तकनीक है। जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। आर्थिक रूप से संभाव्य का अर्थ है, जैसे मान लो कोई चट्टान है और चट्टान में से हमें लोहा निकालना है। उस चट्टान में लोहा केवल 1 किलोग्राम निकलेगा और निकालने की जो लागत है वो आ रही है हज़ारों में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य। सांस्कृतिक रूप से मान्य है, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो भी उसको मान्यता दे। जैसे कोई वृक्ष है और वो जिसकी हम पूजा करते हैं, और यदि उसको हम काटते हैं, उसको प्रयोग करना चाहें, तो जो है हमारा समाज उसको मान्यता नहीं देता। तो यदि हम कहें संसाधन वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहेंगे। लेकिन साथ साथ इसमें हमें बताना होगा कि ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, साथ में जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी तकनीक उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। सामान्यतः जो संसाधन हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। मानविक संसाधन ही है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मिट्टी आदि। ये क्या है? इनको, जैसे जल है, इसे हमें कोई और चेंज नहीं करना कुछ, इसे सीधा प्रयोग कर सकते हैं। वायु का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित, जिनको जो है मनुष्य ने बनाया है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जो तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, वो भी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, उसको भी मानव ने ही बनाया है। और तीसरा मानव। मानव भी क्या है? एक संसाधन है। मानव संसाधन का मतलब लोगों की संख्या और योग्यता। योग्यता कौन सी? मानसिक या शारीरिक से है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव संसाधन विकास। आगे बात करेंगे मानव संसाधन विकास के बारे में। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कि जो व्यक्ति हैं, यदि हम उन्हें शिक्षित करें, उन्हें कौशल प्रदान करें, उनमें सुधार करें, तो क्या है? वो मानव संसाधन विकास कहलाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन केवल प्राकृतिक उपहार नहीं है, संसाधन मानव क्रियाओं का परिणाम है।
मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे अब कक्षा 10 की बात करते हैं तो संसाधनों को हम एक अलग तरीके से भी क्या है वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे संसाधनों का वर्गीकरण है वो हम 4 भागों में कर सकते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं उन्हें हम 2 भागों जैव और अजैव में बांट सकते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। इसमें नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन में बांट सकते हैं। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। इसको हम 4 भागों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इन 4 भागों में हम बांट सकते हैं। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन हैं इन्हें हम संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश में बांट सकते हैं। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। पेपर के अंदर भी जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें से 1 नंबर में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो हम बताते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि, ये सब क्या हैं? हमारे जैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जिनमें जीवन नहीं है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं। दूसरा भाग है समाप्यता के आधार पर जो संसाधन हैं उन्हें हम नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। पहले बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन की। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन आदि। इनको क्या है? हम दोबारा से इनको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में उनको नहीं लाया जा सकता। जैसे खनिज है या जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम है। यदि हमने पेट्रोल को इस्तेमाल कर लिया तो जो है दोबारा इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला है, कोयले का इस्तेमाल कर लिया, जला लिया उसको हमने, दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन हैं इन्हें हम 4 भागों व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहले बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन की। जिसकी निजी स्वामित्व है, निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारा अपना घर है, अपना प्लाट है, ज़मीन है, भूमि है, सब क्या है ये? मतलब जिस पर हमारा अपना अधिकार है, वो होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरे हैं सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव में शामिलात भूमि, जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, इसका उपयोग सभी करते हैं। सार्वजनिक पार्क हैं या खेल के मैदान हैं, तो ये क्या है? सामुदायिक संसाधन। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय संसाधन।
तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, वो तो राष्ट्र की संपत्ति है। सरकार जो है जब चाहे उन पर अपना अधिकार जो है वो जमा सकती है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 19.2 किलोमीटर तक जो महासागरीय क्षेत्र है में पाए जाने वाले सारे संसाधन जो है वो राष्ट्र की संपदा हैं। इसमें चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो उसकी निगरानी करते हैं। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लाए जा सकते। क्या कहते हैं ये? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और जो नंबर 4 है, विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन हैं इन्हें हम संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष में जो है बांट सकते हैं। तो पहले बात करते हैं संभावी संसाधन की। अब संभावी संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु उनका सही ढंग से अभी विकास नहीं हुआ है। तो क्या है ये? संभावी, मतलब विद्यमान तो हैं परंतु उपयोग उनका नहीं किया गया है। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। कहता है भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। जैसे H2O पानी। अब पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अभी हम पानी में से हाइड्रोजन गैस निकाल कर उसका जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, हमारे पास अभी वो ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है। तो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं, उन्हें क्या कहेंगे? भंडार में शामिल करेंगे। संचित कोष, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, उन्हें संचित कोष कहते हैं। अब इनके बाद जो मुख्य पॉइंट है वो है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि हमें विकास तो करना है लेकिन विकास करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी जो है नुकसान ना हो। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। मतलब विकास ऐसे हो कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन रह सके, वो भी जो है प्रयोग कर पाएँ, उनका भी नुकसान ना हो। अब संसाधनों के ह्रास के कारण उत्पन्न समस्याएं कौन सी होती हैं? अब संसाधनों का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण क्या समस्याएं हो गई हैं? ये तो लालचवश अत्यधिक शोषण हो रहा है, संसाधनों का कुछ लोगों के हाथों में ही एकत्र हो जाना, पर्यावरण का विनाश तो हो ही रहा है, विश्व शांति के लिए खतरा बढ़ रहा है और हमारी पृथ्वी का भविष्य है वो भी खतरे में है। यदि हम बात करें संसाधनों के नियोजन की, अब संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से कर सकते हैं? ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब ऐसी तकनीक या ऐसे उपाय जिनसे हम संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना,
संसाधनों के विकास के लिए योजनाएं बनाना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करना, विकास की विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करना और जन भागीदारी व जागरूकता बढ़ाकर हम जो है संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। संसाधनों के संरक्षण की जब बात करते हैं तो गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। अब संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? भाई, अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई हैं, भविष्य काल की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संरक्षण जरूरी है। विश्व शांति के लिए भी की स्थापना के लिए भी क्या है? संरक्षण जरूरी है। संसाधनों का संरक्षण कैसे हो? संसाधनों का संरक्षण कैसे? सतत पोषणीय दोहन। भाई, जो हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर ही जो है संसाधनों का जो है संरक्षण करना है। जागरूकता फैलाकर प्रस्थापनों का उपयोग, जो प्रतिस्थापन है उनका हम उपयोग कर सकते हैं और पुनः चक्रण द्वारा संसाधनों का संरक्षण हम कर सकते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, अब ये पूरे विश्व को चिंता है कि संसाधन के जो संरक्षण कैसे किया जाए। इसीलिए 1992 में ब्राज़ील के शहर, ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, तो वहाँ पर एक शहर है रियो डी जेनेरो। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर भी इसके बारे में चिंता की गई थी और वहाँ पर एजेंडा 21 जो है वो प्रस्तुत किया गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। जो ये सम्मेलन हुआ था, इसमें 100 से भी ज़्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने शामिल हुए थे। पृथ्वी सम्मेलन ये जो है आपको वैसे भी याद रखना है। अब बात करते हैं भू संसाधन की। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित साधन है, जितनी है उससे ज़्यादा नहीं है हमारे पास। इसलिए भूमि पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वह कुछ 12मासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। यदि हम बात करें भूमि उपयोग की, तो जो भूमि का उपयोग है भारत के अंदर वो किस तरीके से है? भूमि संसाधनों का जो उपयोग जो है हम निम्न उद्देश्यों से करते हैं। जैसे वन के अधीन जो क्षेत्र हैं वो 23% हैं। गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि, बस्तियां, सड़कें, कारखाने आदि 6%। बंजर व व्यर्थ भूमि, पहाड़ी, मरुस्थली या खंडर जो है वो 5%। स्थानीय चरागाह, साझा संपत्ति साधन 4%। उपवनों के अंतर्गत फल व फूलों के बाग आदि 4%। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो 5 वर्षों से बेकार है 4%। वर्तमान प्रति मतलब जो 1 वर्ष से कम के लिए छोड़ी गई है वो 3%। पुरातन प्रति 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की जो है वो 5% है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र जिस पर फसलें बोई जाती हैं वो है 46%। भूमि निम्नीकरण, अब लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने
एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण क्या हैं? जैसे मानवीय क्रियाएं, खनन, पशुचारण, वन उन्मूलन। जो मानवीय क्रियाएं हैं, ज़्यादा खनन हो रहा है, पशुचारण है, वन उन्मूलन है, ये क्या है? भूमि निम्नीकरण के कारण है। अत्यधिक सिंचाई भी जो है भूमि निम्नीकरण के कारण है। सीमेंट के लिए, निर्माण कार्य के लिए पत्थर का तोड़ना व पीसना, तीव्र औद्योगिकरण, शहरी कचरा व रसायन युक्त जल भराव और नगरीकरण, ये सब क्या हैं? भूमि निम्नीकरण के कारण हैं। इसका उपाय कैसे हो? जैसे वन उन्मूलन था तो वनों को रोक दो, ज़्यादा वन लगाओ, चरागाहों का उचित प्रबंधन करो, खनन पर नियंत्रण के द्वारा, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके, मतलब जो कारण थे हमारे, उन्हीं कारणों को दूर करना है, वो उपाय हैं। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से। आगे है मृदा संसाधन। अब मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय या नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थों और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। अब इस अध्याय का जो एक मुख्य जो पॉइंट है वो है मृदा का वर्गीकरण। हम मृदा को जो है 6 भागों में बांट सकते हैं और पेपर के अंदर ही बच्चों कि इस अध्याय से अवश्य प्रश्न पूछते हैं इस पॉइंट से कि जो मिट्टी है, जलोढ़ मृदा के बारे में पूछ सकते हैं, काली मृदा के बारे में, लाल मृदा के बारे में, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा या वन मृदा। अब जो है हम हर एक के बारे में इनका अध्ययन करते हैं बारी बारी से। जैसे पहला है जलोढ़ मृदा। मैंने इसमें जो मुख्य बातें शामिल की हैं आप किताब से पढ़ सकते हैं, बाकी ये आप पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको जो है जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये जलोढ़ मृदा कहाँ पर जाती है? जो हमारे संपूर्ण उत्तरी मैदान है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, ये जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है बहाकर लाए गए निक्षेपों से बनी हैं। जलोढ़ मृदा में जो है वो 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं, जो नदियों के पास होती है। वो जो नदियों के दूर हिस्सा पहुंच गया है वो क्या है? पुराना जलोढ़ होता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना होता है। गेहूं के लिए, चावल, गन्ना, अन्य अनाज या दालें जो हैं वो इस मृदा में जो है अच्छी फसलें उनकी पैदा होती है। नंबर 2 है काली मृदा, जो जैसे नाम से है ये इसका रंग काला होता है। कपास की मृदा व रेगर मृदा भी कहते हैं इसको, लावा जलक शैलों से बनी है। दक्कन के पठार पर महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पर इसका विस्तार है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। उपजाऊ मिट्टी है परंतु गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। ये जो मुख्य विशेषताएं हैं मैं बस उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। आगे है लाल और पीली मृदा। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में जो है पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर जो है पाई जाती है। लाल रंग किस कारण होता है? लोह धातु की अधिकता के कारण होता है। और पीला रंग जल योजन के कारण होता है। लैटराइट मृदा, यह मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो है लैटराइट मृदा पाई जाती है। कम उपजाऊ होती है। अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही जो है इस पर खेती की जा सकती है। अब कहाँ पे? जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में
चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल मृदाएं, जो लैटराइट मृदाएं, काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। मरुस्थलीय मृदा, इसका रंग लाल व भूरा होता है, उपजाऊपन कम होता है, इसमें लवणीय और रेतीली होती है। थार के मरुस्थल में, जो राजस्थान है, वहाँ पे इसका विस्तार ज़्यादा है। इस मृदा को सही तरीके से भी हम सिंचाई करके कृषि बना सकते हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, ह्यूमस रहित होती है। तो इस तरीके से जो मृदाएं हैं, इनके मुख्य मुख्य बिंदु मैंने शामिल किए हैं। आप जो है इन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको जो है जल्दी समझ में आ जाएगा। मृदा अपर्दन, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा अपर्दन कहा जाता है। कारण है इसके पवन, जल, हिम नदी द्वारा, वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन और निर्माण कार्य द्वारा जो है मृदा का जो अपर्दन होता है। इसके उपाय क्या कर सकते हैं? सीढ़ीदार कृषि, रक्षक मेखला बनाना, पशुचारण पर रोक लगाकर मेड़बंदी, समोच्च जुताई, ये सब जो हैं इसके उपाय हैं। प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश की है कि आपको मुख्य मुख्य बिंदु बहुत ही पॉइंट्स के द्वारा समझाए जाएं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो हैं वो भी आप तक जल्दी पहुंच जाएं। धन्यवाद।